देखिए फिजिक्स विषय के पेपर में सबसे ज्यादा जो डर लगता है विद्यार्थियों को न्यूमेरिकल सकता है, और न्यूमेरिकल के डर को भगाने के लिए मैं आप सभी लोगों को पता है कि बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल करा रहा हूं। 99 न्यूमेरिकल की सीरीज भी प्रोवाइड की है। इसके साथ साथ चैप्टर नंबर 1 से लेकर 14 तक के चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जितने भी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल हैं, लगातार आपको क्लासें प्रोवाइड कर ही रहे हैं। और आज की जो ये क्लास है आप सभी लोगों के लिए बहुत ही जबरदस्त क्लास है। अगर इस क्लास को आप अंत तक देखते हैं तो जो फिजिक्स सेकंड पेपर जो आपको बहुत ज्यादा टफ लगता है, जिसके न्यूमेरिकल आपको समझ में नहीं आते हैं, वो आज से समझ में आना शुरू हो जाएंगे। देखिए फिजिक्स सेकंड पेपर के अगर देखिए बात की जाए तो जो अर्धचालक चैप्टर, वहां से न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलता है। तो हल्के फुल्के न्यूमेरिकल आपको हम बता चुके हैं, इसलिए हल्के फुल्के न्यूमेरिकल आज की क्लास में नहीं बताएंगे। बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल बताएंगे, जैसा आपको कहीं पर देखने को मुश्किल ही मिलेगा। ठीक है, चलिए भाई हम समय को लॉस नहीं करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बस आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए आज की क्लास का पहला प्रश्न, ये मैंने अर्धचालक चैप्टर का क्वेश्चन लिया है, लेकिन कोई हल्का फुल्का क्वेश्चन नहीं, ये आपको लगता होगा। हम पीछे से चल रहे हैं, चैप्टर नंबर 14 लेंगे, फिर 13 लेंगे, फिर 12 लेंगे, फिर 11 लेंगे, इस तरीके से। फिजिक्स सेकंड पेपर में 6 चैप्टर हैं और 6 चैप्टर के आज महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल आपको हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए जैसे मैंने न्यूमेरिकल लिया 30 वोल्ट शिखर मान का प्रत्यावर्ती धारा स्रोत एक जर्मेनियम डायोड तथा 400 ओम प्रतिरोधक के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। डायोड का अग्र प्रतिरोध 20 ओम तथा रोधक वोल्टेज 0.3 वोल्ट। डायोड में शिखर धारा तथा लोड के सिरों के शिखर वोल्टेज ज्ञात कीजिए। यदि डायोड को आदर्श मान ले तब ये मान क्या होंगे। देखिए मैं इसका फिगर आप सभी लोगों के समक्ष बना देता हूं। फिगर में देखिए ये आपका प्रत्यावर्ती स्रोत है और यहाँ पर शिखर वोल्टेज जिसको V0 से आप व्यक्त करते हैं वो आपको 30 वोल्ट दिया है। कितना दिया? 30 वोल्ट। और यहाँ पर एक पीएन संध डायोड है, ये आपके सामने पीएन संध डायोड लगा हुआ है। यहाँ पर P लिखा हुआ है, यहाँ पर N लिखा हुआ है, फिर यहाँ पर RF मतलब अग्र अभिनत में जो अवरोध लगता है पीएन संधि डायोड द्वारा वो आपका 20 ओम लगता है। कितना लगता है भाई? 20 ओम। उसके बाद यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस RL के सिरों के बीच आप सभी को पता है कि निर्गत वोल्टेज प्राप्त होता है। यहाँ पर आपका हो गया 400 ओम। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो ये आपका हो गया इस तरीके से, ये आपके सामने फिगर बना है। और क्वेश्चन में जो जो दिया है उसे आप लिख सकते हैं। जैसे आपको क्या दिया है, V0 की वैल्यू दी है, V0 की वैल्यू कितनी दी है? 30 वोल्ट दी है। उसके बाद आपको डायोड का अग्र अभिनत दिया गया है, अग्र प्रतिरोध दिया गया मतलब RF फॉरवर्ड बायस में प्रतिरोध 20 ओम दिया गया है। ठीक है, उसके बाद आप सभी लोगों को यहां पर दिया गया है डायोड का रोधक वोल्टेज, रोधक वोल्टेज आपको दिया गया है। रोधक वोल्टेज यहां पर आपको दिया गया है, कितना दिया गया है भाई? 0.3 वोल्ट दिया गया है। ठीक है, अब यहां पर मेरी बात को बहुत गौर से आप सभी लोग समझिएगा, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इन्होंने अगर इस परिपथ की हम बात करें तो यहां पर एक डायोड लगा जो कि पीएन संध डायोड का अर्ध तरंग दिष्टकारी परिपथ है। ये क्या है? पीएन संध डायोड का अर्ध तरंग दिष्टकारी परिपथ है। यहाँ पर प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज है, जो कि प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज का मतलब समझते ही एक पूर्ण साइकिल। तो एक अर्ध चक्र के दौरान, पहले अर्ध चक्र के दौरान डायोड क्या होगा? अग्र अभिनत होगा तो परिपथ में धारा बहेगी। और दूसरे अर्ध चक्र के दौरान ये पीएन संध डायोड पश्चिम अभिनत में माना जाता है। जब पीएन संध डायोड पश्चिम अभिनत में होता है तो परिपथ में धारा नहीं बहती, ये आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम सभी लोग यहां पर ध्यान से समझिए, जब यहां पर ये आपका पीएन संध डायोड अग्र अभिनत में होगा, जब पीएन संध डायोड क्या होगा? अग्र अभिनत में होगा, तो जो वोल्टेज होगा वो वोल्टेज आपका 0.3 वोल्ट से अधिक होगा। और 0.3 वोल्ट से अधिक कितना होगा मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, लिखेंगे जब पीएन संधि डायोड, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, ये 2 बार एग्जाम में आ चुका है। पीएन संधि डायोड अग्र अभिनत में होगा, भाई अग्र अभिनत में होगा तभी परिपथ में धारा प्रवाहित होगी। तो उस स्थिति में जो वोल्टेज होगा इसको हम VF से व्यक्त किए दे रहे हैं। VF बराबर कितना होगा? जो आपका 30 वोल्टेज ये आपका है V0, इससे आप रोधक वोल्टेज को घटा देंगे 0.3 वोल्ट, तो ये आपको मिलेगा 29.7 वोल्ट। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, जब पीएन संध डायोड अग्र अभिनत में होता है तो उसका जो विभवांतर होता है वो रोधक वोल्टेज से ज्यादा होता है। और कितना होता है? जब आप शिखर वोल्टेज से रोधक वोल्टेज को घटा दोगे तो जो वैल्यू आएगी वो वोल्टेज आपका होता है अग्र अभिनत में। अच्छा, ये वोल्टेज हो गया। तथा अगर हम धारा निकालें, धारा IF मतलब फॉरवर्ड बायस में जो धारा प्रवाहित होगी वो कितनी होगी? तो कुल विभवांतर ले लेंगे 29.7 और बटे में कुल ले लेंगे प्रतिरोध। अब प्रतिरोध यहाँ पर कितना लग रहा है भाई? धारा बह रही तभी प्रतिरोध लग रहा है। अगर ये पश्चिम में होता धारा बहती ना तो अवरोध ही नहीं लगता। तो ये दोनों प्रतिरोध हैं आपके श्रेणी क्रम में। किस क्रम में भाई? श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध क्या होता है? R1 प्लस R2। तो यहाँ पर नीचे जो कुल प्रतिरोध लिखेंगे उसमें 400 प्लस 20 लिख देंगे, जो कि 420 हो जाएगा।
ये 29.7 नीचे आपका हो जाएगा 420। ठीक है, ये 420 दशमलव हटा दीजिए, यहाँ 0 बढ़ा लीजिए। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर अगर बताऊं तो आई एफ बराबर ये 297 करीब 300 के करीब है, और ये आपका 42, इसको मान लीजिए 100 को पहले छोड़ दीजिए, आप 2 जीरो को छोड़ दीजिए, अभी 2 से डायरेक्ट भाग कर देंगे। 42 मतलब 40 के करीब है, 4 7 28, ये करीब करीब 7 बार जाएगा, और 100 से भाग करने पर ये 0.07 एम्पियर तक की धारा आपको प्राप्त होगी। लगभग दशमलव के 1 अंक तक हमने निकाल लिया। अब मेरी बात को ध्यान से समझिए, प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है? प्रश्न में आपसे यह पूछा गया था कि आपको बताना डायोड में शिखर धारा, तो डायोड में शिखर धारा आ चुकी है। ठीक है, डायोड जब अग्रमण में होगा तभी धारा बहेगी, तो वो धारा आपकी आ चुकी है यहां पर। उसके बाद देखिए प्रश्न में क्या पूछा गया है, उसके बाद प्रश्न में यह पूछा गया, अब ये शिखर धारा बोले ना, तो इसको आप आई एफ की जगह शिखर धारा को व्यक्त कर दीजिए आई नॉट से, तो ये आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। भले वो अग्रमण में बहेगी, लेकिन आई नॉट का मतलब शिखर धारा हो गई। ठीक है, इसके बाद पूछा लोड के सिरों पर शिखर वोल्टेज याद कीजिए, इसके सिरों पर वोल्टेज निकालना है, लोड के सिरों पर वोल्टेज है ना, तो वी नॉट की वैल्यू चाहिए हमको आर एल, मतलब लोड के सिरों के बीच वोल्टेज चाहिए। मेरी बात को समझिए, श्रेणी क्रम में जो विभवांतर होता है वो अलग अलग होता है। टोटल जो विभवांतर इस अग्रमिनत में लग रहा है वो 29.7 लग रहा है। इसके सिरों के बीच अगर हमको वोल्टेज चाहिए, इसके सिरों के बीच अगर हमको वोल्टेज चाहिए, तो इसमें हमको प्रवाहित धारा पता होनी चाहिए, इसका प्रतिरोध पता होना चाहिए। तो इसमें जो धारा टोटल जा रही है वो 0.07 एम्पियर की जा रही है। कितनी जा रही? 0.07 की, क्योंकि V बराबर आई आर होता है। क्या होता है? V बराबर आई आर। और रोध कितना लग रहा है? तो आप कहेंगे 400। अब जब V नॉट निकालेंगे आर एल, लोड रेजिस्टेंस के सिरों के बीच, देखिए 4 से हो जाएगा 28, और दो जीरो वाला जी दशमलव 2 अंक आगे लगा लीजिए, तो ये 28 वोल्टेज का जो मतलब यहां पर जो विभवांतर होगा वो आरएल के सिरों के बीच होगा। ठीक है, अब बचा जो विभवांतर 29.7 में 28 वोल्ट, अगर इसके सिरों के बीच लग गया तो बचा 1.7 जो कि यहां पर इसके सिरों के बीच लग जाएगा पीएन संध डायोड के सिरों के बीच। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? अब देखिए प्रश्न में इन्होंने क्या पूछा है, प्रश्न में इन्होंने ये पूछा है कि यदि डायोड आदर्श है, यदि, दूसरी बात, अब तो आंसर आ चुका है। एक प्रश्न आया था बोर्ड एग्जाम में जहां इतनी बात ही आपसे पूछी गई थी, लेकिन यहां पर आ गया यदि डायोड आदर्श है। डायोड आदर्श अगर है तो आदर्श होने की स्थिति में जो डायोड अवरोध लगा रहा था वो नहीं लगाएगा। आदर्श होगा तो प्रतिरोध लगाएगा नहीं, अवरोध नहीं लगाएगा, तो उस स्थिति में जो परिपथ का कुल प्रतिरोध हो जाएगा वो इसके कारण, ये अवरोध नहीं लगाएगा तो केवल यही अवरोध लगाएगा। परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 400 ओम। तो इस स्थिति में जो धारा आई नॉट हो जाएगी वो परिपथ का कुल विभवांतर, विभवांतर कितना होगा? विभवांतर आपका हो जाएगा 29.7, विभवांतर उतना ही रहेगा अग्रमिनत में, और जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 400। जब ये पॉइंट हटाएंगे यहाँ 0 बढ़ाएंगे, अब इसको भाग करेंगे तो ये आपकी जो वैल्यू मिलेगी आपको 0.074 एम्पियर देखने को मिलेगी। जैसे यहाँ पर 0.07 मिली तो वैसे 0.074 करके आपको मिल जाएगी। अच्छा, यहाँ पर तथा दूसरी बात, लोड के सिरों के बीच जो विभवांतर हो जाएगा यानी V नॉट RL के सिरों के बीच, वो कितना हो जाएगा? इतनी धारा। धारा कितनी प्रवाहित हो रही है? तो आप कहेंगे धारा प्रवाहित हो रही है 0.074, है ना, क्योंकि जो विभवांतर होता है वो धारा गुणे प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होता है। तो 400 गुणे 400 कर देंगे भाई। अब इसका मल्टीप्लाई करना तो जानते हैं, 4 चौक 16, 4 सत्ते 28, एक 29 हो जाएगा, 2 जीरो बढ़ा लीजिए, 0.3 अंक आगे लगा लीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 29.6 वोल्ट। मतलब अगर आपका पीएन संध डायोड क्या होगा? आपका पीएन संध डायोड अगर आपका क्या होगा? आदर्श होगा, तो उस स्थिति में वो अवरोध नहीं लगाएगा। जब वो अवरोध नहीं लगाएगा तो परिपथ का कुल प्रतिरोध केवल इसी के बराबर हो जाएगा। ठीक, जिस वजह से धारा और आपका क्या कहते हैं लोड रेजिस्टेंस आरएल के सिरों के बीच जो विभवांतर होगा वो भी बदल जाएगा। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? ये प्रश्न एक अच्छे लेवल का था, इसीलिए मैंने सबसे पहला प्रश्न यही उठाया, और मैक्सिमम लोग आपको पता है कि ऐसे प्रश्न आपको यूट्यूब पर नहीं कराते हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसे प्रश्न मैं आप लोगों को सॉल्व कराने की शुरुआत करूं। ठीक है, चलिए भाई, आपको समझ में आया? अभी मैंने एक और अच्छे लेवल का प्रश्न लिया है, हल्के फुल्के क्वेश्चन मैं बता चुका हूं। आप हमारी वो क्या कहते हैं 99 न्यूमेरिकल की सीरीज देख सकते हैं, उसमें मैंने हल्के फुल्के अर्धचालक चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल थे, हल्के फुल्के क्या उसमें सब तगड़े तगड़े भी हैं, लेकिन इतने बड़े नहीं लिए थे, तो मैंने सोचा चलिए इनका भी हम समापन कर ही देते हैं। कोई विद्यार्थी न कह पाए कि इन प्रश्नों को नहीं बताया गया। अब देखिए एक प्रश्न मैंने और आपके सामने लिया है, क्योंकि पूरी सीरीज में, पूरे गेस पेपर में यही वो न्यूमेरिकल है जो विद्यार्थी नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर अगला क्वेश्चन आपके सामने, मैं आपके सामने बना रहा हूं, चित्र बना दो तो समझ में ज्यादा आ जाएगा। यहां पर अगर आप देखेंगे तो एक बैटरी लगी हुई है,
क्या लगी हुई है? बैटरी। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपका 100 ओम का एक प्रतिरोध लगा हुआ है। ठीक, यहां से आई धारा निकल रही है और ये किस तरीके से बढ़ रही है 3 भागों में आप देख सकते हैं। यहां आपका हो जाएगा I1, I2, I3, इस तरीके से 3 भागों में धारा बढ़ रही। यहां पर जो डायोड लगा है, ठीक, उसके बाद एक रेजिस्टेंस लगा है 50 ओम का। मैंने सोचा फिगर यहां पर अच्छे से बनाएंगे तो आपको अच्छे से दिखेगा। अब प्रश्न लगाते हैं लेकिन वहां पर कभी कभी क्या होता है, छोटा दिखता है। स्क्रीन को आप लोग तिरछा कर लिया करें, ठीक है। और तीसरा यहां पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और यहां पर भी एक पीएन संधि डायोड लगा हुआ है। हाई क्वेश्चन अच्छे लेवल का नहीं, पहले ये बताइए। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए आप सभी लोग। ऐसे ऐसे प्रश्नों को मैं आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूं, फिर भी आप सभी लोग भाई वीडियो को लाइक नहीं करते, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी। ये आपके 3 डायोड लगे हुए हैं और यहाँ पर 20 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। प्रश्न में कहा जा रहा है निम्न प्रदर्शित परिपथ की सहायता से धारा I, I1, I2 व I3 के मान निकालना है। इस प्रश्न में आपको I की वैल्यू निकालना है, इस प्रश्न में आपको I1 की वैल्यू निकालना है, इस प्रश्न में आपको I2 की वैल्यू भी निकालना है और I3 की वैल्यू भी निकालना है अच्छे लेवल का एक प्रश्न की नहीं है? आप कहेंगे जी हाँ है। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। यहां से धारा निकली, ठीक है, ये आपका धन सिरा है और ये ऋण सिरा, सबको जानता है। तो जब बैटरी का धन सिरा पीएन संधि डायोड के एन सिरे से कनेक्ट होता है तो वो डायोड जो होता है वो आपका पश्चिम में माना जाता है। यहाँ पर 3 डायोड है, इसको हम लोग D1 मान लेते हैं, इसको डायोड D2 मान लेते हैं और इसको डायोड D3 मान लेते हैं। अगर मैं बात करूं तो जो पॉजिटिव सिरा है वो पहले डायोड D1 के एन सिरे से जुड़ा है, बाकी जो 2 डायोड उनके पी सिरे से जुड़ा है। मतलब D2 और D3 तो अग्रमिनद में है, इसमें तो धारा बहेगी, लेकिन ये पश्चिमनद में है, जिस वजह से धारा नहीं बहने देगा। जब ये धारा बहने नहीं देगा तो अवरोध लगेगा नहीं, इसका कोई खेल ही नहीं हो पाया। तो यहां पर लिखेंगे चूंकि डायोड जो D1 है वो क्या है भाई, पश्चिमनद में। क्या है आपका भाई, तो आप कहेंगे पश्चिम अभिनत में है। और अगर ये भाई पश्चिम अभिनत में है तो जाहिर सी बात इसमें कोई धारा नहीं बहेगी। कोई धारा बहेगी? कोई धारा नहीं बहेगी। तो इसको अपने दिमाग से भूल जाइए। इसको क्या हटा दूं मैं? अर्थात हम ये कह सकते हैं, अर्थात जब कोई धारा नहीं बहेगी तो इसमें धारा कितनी बह रही थी? I1, मतलब I1 की वैल्यू हो जाएगी 0। चलो एक बात तो क्लियर हो गई। इसको मैं कर देता हूं यहां पर रफ, इसको मैं यहां से हटा देता हूं क्योंकि इसमें धारा बहेगी नहीं। अब चलिए मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। अगर इसको उठा करके हम ऐसे रख दें तो ये दोनों किस क्रम में हो जाएंगे? आप कहेंगे समांतर क्रम में। तो लिखेंगे 50 ओम व 150 ओम को समांतर क्रम में लेने पर, समांतर क्रम में लेने पर अगर इनको आप समांतर क्रम में ले लेंगे तो समांतर क्रम का सूत्र होता है 1/, इसको R' मान लीजिए, R1 50, 1/R2 की वैल्यू हो जाएगी 1/150। 1/R' बराबर एलसीएम आपको मिल जाएगा 150, 50 3 150, 3 एकम 3, 150 एकम 150, ये 4/150 आ जाएगा। R' की वैल्यू 150/4 ओम आ जाएगी। मतलब इन दोनों का जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो इतना हो जाएगा। ये मैंने इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध क्यों निकाला? धारा पूछा गया तो मैं बता रहा हूं। अब I2 धारा इसमें बह रही कि नहीं बह रही? अगर ये तुल्य प्रतिरोध आ गया है, हमको कुल धारा परिपथ की निकालनी है तो कुल धारा निकाल सकते हैं। किससे भाई? कुल धारा निकाल सकते हैं। अब मेरी बात को समझिए, पहले कुल प्रतिरोध तो निकालें। नाउ कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध। अब देखिए इन दोनों का कुल प्रतिरोध आया 150/4। ये 150/4 इसके किस क्रम में होगा? तो आप कहेंगे श्रेणी क्रम में होगा। क्यों? क्योंकि उसको उठा के इधर रखेंगे तो इन दोनों की ये श्रेणी क्रम में होगा। तो श्रेणी क्रम का सूत्र होता है R बराबर R' मतलब 150/4 प्लस R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100। R बराबर आ जाएगा 400, ये हो जाएगा 550 बटे में कितना भाई? 400। ये परिपथ का आ गया आपका कुल रेजिस्टेंस। अब कुल रेजिस्टेंस से आप परिपथ के निकाल सकते हैं कुल धारा। तो कुल धारा, परिपथ की कुल धारा कितनी हो जाएगी? I बराबर परिपथ का कुल विभवांतर बटे में परिपथ का कुल प्रतिरोध। परिपथ का कुल विभवांतर 20 और परिपथ का कुल प्रतिरोध 550 बटे में 4। ठीक है, 0 से 0 आप काट सकते हैं, ऊपर हो जाएगा 8, 4 दूनी 8 बटे में कितना भाई? 55 एम्पियर। ये भाई परिपथ की कुल धारा आ गई। हमको चाहिए था I, आ चुका, I1 भी आ चुकी, I2 I3 का मान चाहिए। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। I2 का अगर मान चाहिए तो इसका विभवांतर पता होना चाहिए। विभवांतर पता है, क्योंकि मेरी बात समझिएगा ध्यान से। अगर हम विभवांतर निकालेंगे, विभवांतर निकालेंगे, देखिए यहां पर अगर हम बात करें
तो यहां पर लिखेंगे आर डैश का विभवांतर। अब आप सोच रहे हैं मैंने कैसे किया भैया, आर डैश का मतलब इन दोनों का कुल प्रतिरोध आर डैश है। आर डैश के सिरों के बीच विभवांतर निकालना है, तो आर डैश के सिरों के बीच हमको धारा चाहिए, आर डैश का क्या चाहिए, प्रतिरोध। मतलब आर डैश का कितनी वैल्यू है ये 150/4, और इसके सिरों के बीच कितनी धारा बह रही है, टोटल धारा कितनी बह रही है भाई, ये और ये आपका होगा श्रेणी क्रम में, मतलब इसमें और इन दोनों में मिलाकर के कुल धारा आई ही बहेगी। तो इन दोनों का कुल प्रतिरोध आया 150/4, इन दोनों में कुल धारा कितनी भरी 8/55। तो विभवांतर कितना हो जाएगा, वी आर डैश के सिरों के बीच आई आर मतलब 8/55, और आर प्रतिरोध कितना है इनके बीच 150/4, 150/4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और यहां पर देखिए 5 3 15, 5 एकम 5, 5 एकम 5, और ये कटे पिटेगा, कटे पिटे तो भैया काट लीजिए भाई, नहीं कटेगा, 30 दूनी 60/11 वोल्ट का विभवांतर आ गया। अब ये जो 11/60/11 वोल्ट का विभवांतर आया है वो इन दोनों का विभवांतर आया है। मतलब ये दोनों समांतर क्रम में होने की वजह से जितना विभवांतर आया उतना 50 ओम में भी लगेगा, इसमें भी लगेगा, समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है। तो जब हम निकालेंगे यहाँ पर I2 की वैल्यू, I2 की वैल्यू निकालेंगे तो I बराबर होता है V/R, तो इसके सिरों के बीच विभवांतर हो जाएगा 60/11 और बटे में R की वैल्यू हो जाएगी 50। ये 0 से 0 कट जाएगा है ना, 0 से 0 कट जाएगा, 6/11 × 55 एम्पियर की वैद्युत धारा आ जाएगी। अच्छा हमको चाहिए अगर I3 की वैल्यू, तो I3 बराबर, I3 धारा 150 ओम में भरी, 150 ओम का जो विभवांतर होगा इन दोनों में सेम ही होगा, 60/11 बटे में R की बात करें तो 150 ओम, 0 0 कैंसिल हो गया, ठीक है, ये हो जाएगा 6/11 × 15, 3 दूनी 6, तीनों 25 15, 2/11 × 55, 2/55 एम्पियर की वैद्युत धारा आ जाएगी। ये I2 की वैल्यू आ गई, ये I3 की वैल्यू आ गई, ये I की वैल्यू आ गई थी, और ये I1 की वैल्यू आ गई थी, सारी वैल्यू आपकी आ चुकी हैं। कितना जबरदस्त क्वेश्चन था, अगर आपने ध्यान से मेरी बात को अच्छे से समझा होगा तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ये क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो जी बिल्कुल ले सकते हैं। और इसी तरीके से अब चूंकि आज आप लोगों को हम पहले चैप्टर नंबर 14 के न्यूमेरिकल पढ़ा रहे हैं, फिर उसके बाद अभी आप लोगों को आगे के न्यूमेरिकल बताएंगे, जैसे परमाणु और नाभिक के बहुत अच्छे न्यूमेरिकल मैंने आज उठाए। हमने सोचा चलिए आज इन न्यूमेरिकल को भी बता करके आप लोगों का जो डर बना हुआ है उनको हम समाप्त करते हैं। इसको रैप करूं भाई, चलिए इसको रैप कर देते हैं। सभी लोग भाई वीडियो को लाइक कर दें, इतनी जबरदस्त क्लास आपको दी जा रही है, उसके बावजूद भी अगर आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो इसका मतलब आप ये नहीं चाहते हैं कि आप लोगों को हम और भी अच्छी अच्छी क्लासें दें, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल बनाए सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आगे देखते हैं आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पर आप सभी लोगों के समझ उठाया। अब देखिए अर्धचालक को कोई हमने सोचा हल्का फुल्का क्वेश्चन उठाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि एक बार मैं बता चुका हूं। अब मैंने जो क्वेश्चन उठाया है वो आपका सीधा उठाया नाभिक चैप्टर से, और नाभिक चैप्टर का कोई हल्का फुल्का न्यूमेरिकल नहीं उठाया कि एक तरफ का द्रव्यमान जोड़ो एक तरफ का जोड़ो और उसके बाद घटा दो दोनों का अंतर डेले में आ जाए और 931 से गुणा कर दो। ऐसा मैंने क्वेश्चन नहीं लिया, कुछ सोचने वाला क्वेश्चन लिया है जो आपको डिस्टर्ब करता है। देखिए क्वेश्चन दिया गया है 8O16 मतलब ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान दिया है, ध्यान समझिएगा। 8O16 का परमाणु द्रव्यमान दिया है। एक होता है नाभिक द्रव्यमान और एक होता है परमाणु द्रव्यमान। वो आपको दिया गया है 16.00 कितनी बार 0 4 बार AMU। वैसे कितनी बार ले लो, दशमलव के बाद कोई मतलब नहीं। इसकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा निकालना है, बॉन्डिंग एनर्जी निकालना है, वो भी प्रति न्यूक्लियन, ठीक है। और उनका इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिया है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान दिया है 0.00055 AMU। आगे अगर बात करें तो प्रोटॉन का द्रव्यमान दिया है, प्रोटॉन का द्रव्यमान आपको दिया गया है 1.00759 AMU। आगे बात करें तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दिया है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान आपको दिया है 1.00882 AMU, ठीक। उसके बाद एक AMU की वैल्यू रखने के लिए आपसे बोला गया है 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसा प्रश्न कहता है।
अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रति न्यूक्लियन आपको इसके इस परमाणु के नाभिक की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा निकालना है। ठीक, देखिए मैं आप सभी लोगों को बताता हूं कि कैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए यहां पर अगर यह प्रश्न कहता है आपसे कि 8O16 का परमाणु द्रव्यमान नहीं कहता, नाभिक का द्रव्यमान कहता है, तो हम सभी लोग जानते हैं परमाणु के अंदर पाया जाता है नाभिक, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन। अब परमाणु बोले, परमाणु का मतलब है इसमें नाभिक का द्रव्यमान और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इंक्लूड है, शामिल है। ये बात अगर ये कहते हैं कि इसका नाभिक का द्रव्यमान, तो इसका मतलब ये इतने का द्रव्यमान दिए। द्रव्यमान क्षति क्या होती है? द्रव्यमान क्षति होती है किसी नाभिक का जो वास्तविक द्रव्यमान होता है उसमें उपस्थित न्यूक्लियनों के द्रव्यमान से कुछ कम होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? द्रव्यमान क्षति कहते हैं, और इसी के सापेक्ष बंधन ऊर्जा निकालते हैं। तो मेरी बात को ध्यान समझिएगा, चूंकि यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान दिया है तो सबसे पहले आपको 8O16 के नाभिक का द्रव्यमान निकालना है। किसका निकालना है? नाभिक का द्रव्यमान। तो जब आप इसके नाभिक का द्रव्यमान निकालेंगे तो नाभिक का द्रव्यमान निकालने के लिए पूरे परमाणु द्रव्यमान, जो पूरा परमाणु द्रव्यमान है वो आपका 16.000 AMU है, इससे आप इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान घटा देंगे। कितने इलेक्ट्रॉन इसके अंदर? जितना परमाणु क्रमांक होगा उतने इलेक्ट्रॉन, उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो जाएगा 8 गुणे इतना कर दीजिए, तो 8 गुणे 0.00055। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 16.000। अब आप गुणा कर दीजिए भाई, माइनस 8 5 40, 8 5 40, 4 44, ठीक है, और 2 0.000। अब इसे आप आसानी के साथ 16.000 पर नीचे कर लीजिए इसको, 0.0044। कुछ गड़बड़ कर दिया है क्या मैंने? दशमलव, देखिए 8 5 40, 8 5 40, 4 44, ठीक है, 8 से नहीं, देखो एक जीरो ज्यादा लग गया। दशमलव लगाना, 2 2 4 5 अंक पहले, 1 2 3 4, फिर कुछ गड़बड़ हो रहा है, 4, एक काम करते हैं 5 लगा देते हैं। इस 4 के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं, क्योंकि दशमलव के बाद जीरो का कोई वैसे भी मतलब नहीं होता है। बटे में आ जाइए, घटा दीजिए, 6 से 4 जाएगा, 10 से 4 जाएगा 6, 9 से 4 जाएगा 5, 9 9, 16 से गया 15, ये AMU में आ गया नाभिक का। इस जो ऑक्सीजन के नाभिक का द्रव्यमान होगा वो आपका ये होगा। अब अगर आपको इसकी बंधन ऊर्जा भी प्रति न्यूक्लियन में निकालनी तो आपको द्रव्यमान क्षति चाहिए। ठीक है, तो लिखेंगे डेल्टा M बराबर नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान, उसमें उपस्थित न्यूक्लियनों के द्रव्यमान से कुछ क्या होता है? कम। तो न्यूक्लियन कितने हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन भी 8 है, न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? 8 से आप मतलब प्रोटॉनों की संख्या, देखो टोटल द्रव्यमान संख्या 16 है, प्रोटॉनों की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो मतलब हम ये चीज कह रहे हैं कि यहाँ पर प्रोटॉन भी, इलेक्ट्रॉन भी और परमाणु क्रमांक 8 है, और परमाणु क्रमांक जब 16 से आप द्रव्यमान संख्या से घटाओगे तो न्यूट्रॉन आ जाएंगे 8, 8 न्यूट्रॉन 8 प्रोटॉन। ठीक है, तो आप सबसे पहले एक काम कीजिए, न्यूक्लियनों का द्रव्यमान निकाल लीजिए। न्यूक्लियनों का द्रव्यमान, तो कितने न्यूक्लियन है? तो आप कहेंगे 8 प्रोटॉन है और 8 न्यूट्रॉन है, तो 8 से इसको गुणा कीजिए, 8 3 24, ठीक, 8 9 72, 72 2 74, हासिल है 7, 8 5 40, 7 47, हासिल है 4, 8 7 56 और 4 कितना हो जाएगा? 60, हासिल है 6, 8 ये हो जाएगा 6, हासिल है पूरा 60 उतार दीजिए, 8 शून्य 0, 8 1 कम 8। अब 8 न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान निकालिए, 8 दूनी 16, 8 अठाई 64, 1 65, 8 9 72, 72 और 6 कितना हो जाएगा? 78, 8 अठाई 64, 64 7 71, हासिल है 7, पूरा 71 उड़ा लीजिए, 8 शून्य 0, दशमलव लगाइए, 8 1 कम 8। इनको भैया जब आप जोड़ेंगे ना तो ये आपका पूरा न्यूक्लियनों का द्रव्यमान आ जाएगा। AMU में आएगा भैया, AMU में आएगा, क्योंकि वैल्यू AMU में है। बात समझ आ रही? 6 4 10 और ये हो जाएगा 5 4 9, 1 10, हासिल है 1, 8 7 15, 1 16, 2 हो जाएगा, 8 7 15 1 16 और 1 1 2 हो जाएगा, 8 7 15 हो गया, एक हासिल इधर हो गया, 8 8 16 इधर हो गया। ये जो वैल्यू आ गई है ये आ गया कुल न्यूक्लियनों का द्रव्यमान। अब द्रव्यमान क्षति मैंने अभी आप लोगों को बताया, द्रव्यमान क्षति क्या होता है? नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों के द्रव्यमान से कुछ कम होता है। दिखने में पता चल रहा है, यहाँ 16 यहाँ 15 है, तो न्यूक्लियनों का द्रव्यमान कुछ ज्यादा है, नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान कुछ कम है। इन दोनों का अंतर करेंगे तो हमको द्रव्यमान क्षति पता चल जाएगी।
द्रव्यमान क्षति m बराबर कैसे निकालेंगे, 16.152152 1526, ठीक है। और यहां पर देखेंगे इससे घटाएंगे 15.9956, इसको माइनस कर देंगे, द्रव्यमान क्षति 6 6 गया 0, 12 से 5 जाएगा तो 7 बचेगा। ओके, यहां बचा 4, 14 से 9 जाएगा 5 बचेगा। कुछ गलत किया मैंने? कुछ भी हम लोगों ने क्या गलत किया जी? बिल्कुल भी गलत हम लोगों से अभी नहीं हुआ है। 6 से 6 जाएगा 0, 12 से 5 जाएगा 7, यहां बचा 4 तो हासिल लेंगे 14, 14 से 9 जाएगा तो ये आपका बचेगा 5, यहां बचा 0, इधर से हासिल लेंगे 10, 10 से 9 जाएगा तो बचेगा 1 दशमलव, ये आपका यहाँ पर आपका 15 से 15 गया 0 तो 0.157 आपके पास बचा AMU, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब आपको क्या करना है, इस द्रव्यमान डेल्टा M द्रव्यमान क्षति के सापेक्ष क्या निकालना है, बंधन ऊर्जा। नाउ बंधन ऊर्जा बराबर, नाउ बंधन ऊर्जा डेल्टा M की वैल्यू है 0.157, इसको गुणा कर दीजिए, AMU बराबर होता है 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसा प्रश्न में बोला गया, हम नहीं बोल रहे हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपको वैल्यू मिलेगी वो बंधन ऊर्जा मिल जाएगी। किसकी ऊर्जा मिलेगी? बंधन ऊर्जा पूरी नाभिक की। लेकिन बोला गया है तब प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। जब आपको भैया प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा निकालनी होती है ना, तो नाभिक की कुल बंधन ऊर्जा को उसमें उपस्थित न्यूक्लियनों की संख्या से भाग कर देते हैं। तो नाभिक की कुल बंधन ऊर्जा आई है 0.157 इंटू में 931, ये मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आई है आंसर वैल्यू, तो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगा देना। अब इस नाभिक में कुल कितने न्यूक्लियन उपस्थित है, तो आप कहेंगे न्यूक्लियन टोटल उपस्थित है 16, 16 से भाग कर दो, जो भी वैल्यू यहां पर निकल के आएगी वो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नाभिक की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा निकल के आएगी। क्या निकल के आएगी? नाभिक की प्रति न्यूक्लियन। अब विद्यार्थी लोग यहाँ पर गलती क्या करते हैं, आप लोगों को हम बता दें। विद्यार्थी लोग गलती ये करते हैं कि इसको जो है नाभिक का द्रव्यमान समझ बैठते हैं, बस गलत हो जाता है। भाई नाभिक का द्रव्यमान दिए होते तो वो कहते हैं ना कि नाभिक का द्रव्यमान है, तो जब नाभिक का द्रव्यमान दिया होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, न्यूक्लियनों के द्रव्यमान से घटा करके आराम से ऐसे निकाल लेते, तो सिंपल था। लेकिन यहाँ पर इन्होंने बोला है परमाणु का द्रव्यमान, ठीक है। परमाणु के मतलब उसके अंदर उपस्थित जो आपके इलेक्ट्रॉन है उनका भी द्रव्यमान दिया गया। तो सबसे पहले मैंने इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान को रिड्यूस किया तो हमको नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान पता चला। नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान और यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूक्लियनों का द्रव्यमान, दोनों का अंतर निकाला तो द्रव्यमान क्षति आई, और उसके सापेक्ष हम लोगों ने ऊर्जा निकाल ली जो कि बंधन ऊर्जा कहलाई। और चूंकि प्रति न्यूक्लियन के हिसाब से बंधन ऊर्जा निकालनी थी, इसलिए हमने न्यूक्लियनों की संख्या से भाग कर दिया। देखो कितना बढ़िया न्यूमेरिकल मैंने आप सभी लोगों के समझ लिया। अगर यहाँ पर ये कहते हैं नाभिक का द्रव्यमान तो कोई दिक्कत नहीं थी, तो आप वैसे ही करते हैं। अब चलिए एक क्वेश्चन आप सभी लोगों के समझ छोड़ लेते हैं, इसको आप करें। आज की क्लास में सब भैया बड़े बड़े क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व कराए जा रहे हैं, ठीक है। तो आप सभी लोगों का वीडियो लाइक करने का तो हक बनता ही है, और शेयर करने का भी हक बनता है। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें, ठीक है। व्हाइट बोर्ड पर जरूर पढ़ाते हैं, लेकिन कंटेंट में दम होना चाहिए, ठीक है। आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में कम से कम काम तो है। ये पढ़ाने का क्या मतलब, एक तारे में 3 अल्फा कण एकल नाभिकीय अभिक्रिया में संयुक्त होकर के C612 नाभिक बनाते हैं। इस अभिक्रिया में मुक्त ऊर्जा की गणना कीजिए। देखिए अल्फा कण का द्रव्यमान दिया गया है 3, जो है अल्फा कण, 3 अल्फा कण का मतलब हीलियम नाभिक 2He4 2He4 2He4, ये 3 मिलकर के बनाते हैं 6C12। ऐसा प्रश्न कह रहा है, हम नहीं कह रहे, ठीक है। तो इसमें कहा है कि अल्फा कण का द्रव्यमान, अल्फा कण का द्रव्यमान दिया गया है 4.002604 AMU, और बोला गया है 6C12 नाभिक का द्रव्यमान, नाभिक का द्रव्यमान। इसके नाभिक का द्रव्यमान दिया गया है 12.0000 जो भी दिया हो AMU। प्रश्न में पूछा गया है कि मुक्त जो ऊर्जा है उसकी गणना करना है। अब मैं आपको बताता हूं,
इन सवालों को हल करने का सबसे सिंपल, पहले जो लेफ्ट हैंड साइड में है का हम लोग निकाल लेते हैं कुल द्रव्यमान। क्या निकाल लेते हैं? का निकाल लेते हैं कुल द्रव्यमान। तो कितने हीलियम नाभिक है? 3 है। और एक हीलियम या एक अल्फा कण को हीलियम नाभिक बोलते हैं। अल्फा कण का जो द्रव्यमान वो 4.002604 दिया है। इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 चौक 12, 3 छंग 18, 3 दूनी 6 1 7, 3 शून्य शून्य 3 शून्य शून्य 3 चौक 12, 0.12345 अंक आगे लगाना, 12345 अंक आगे लगेगा, 12.00782 AMU आ जाएगा। इस बात से आप सहमत हैं? ये आ गया आपका इधर लेफ्ट हैंड साइड का द्रव्यमान। राइट हैंड साइड का द्रव्यमान निकालेंगे। RHS का कुल द्रव्यमान हम लोग निकालते हैं। तो RHS में C612 है और इसके नाभिक का द्रव्यमान आपको दिया गया है 12.0000 AMU। इन दोनों के अंतर से जो द्रव्यमान क्षति आएगी डेल्टा M बराबर, तो डेल्टा M बराबर कैसे द्रव्यमान क्षति निकालेंगे? 12.00782 AMU हो गया। इससे हम लोग घटा देंगे 12.00000 AMU, तो हमको ये पता चलेगा द्रव्यमान क्षति कितनी। 200 शून्य गया 2, 18700.0 ये वैल्यू आ गई AMU में। ये आ गई द्रव्यमान क्षति। इस द्रव्यमान क्षति के सापेक्ष आपको मुक्त ऊर्जा की गणना करना है। तो डेल्टा M बराबर आपको आ गया 0.007812 AMU। आप सभी लोग इतना है तो जानते हैं कि एक एटॉमिक मास यूनिट के सापेक्ष जो ऊर्जा मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है वो कितनी होती है? 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो आप इसको 0.00782 को 931 से गुणा कर लो, एनर्जी यहां आपके सामने आ जाएगी मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और यही मुक्त ऊर्जा की बात आपसे प्रश्न में कही गई। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 7.27 और उसके बाद 2972 जो भी आएगा मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। ठीक है, हमारा कार्य यहां पर आपको सिखाना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने अर्धचालक चैप्टर के जो तगड़े न्यूमेरिकल लिए, नाभिक चैप्टर के जो मैंने न्यूमेरिकल लिए वो आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। मुश्किल से ही ऐसा कंटेंट आप सभी लोगों को YouTube पर मिलता है, ऐसा नहीं मैंने कहता कि नहीं मिलता है, बट कभी कभी। ठीक है, जैसा कि आज आपको मिल रहा है। चलिए भाई आगे हम लोग बढ़ते हैं। हल्के क्वेश्चन लेकर के मैं आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहता, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन हल्का नहीं आता है, उतनी टाइम फिर जवाब देते नहीं बनता है। इसको रब करूं भाई। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब ये सारे न्यूमेरिकल की मैं 99 न्यूमेरिकल सीरीज में पूरी क्लास दे चुका हूं। जिनको कठिन लग रहे हो वो क्लास कर लें, एक एक न्यूमेरिकल बहुत अच्छे लेवल से मैंने आपको कराया है। अगला न्यूमेरिकल है कि एक नाभिक जो है वो 92, देखिए एक नाभिक को 92 100 से प्रदर्शित किया गया है। कह रहे हैं कि आपको बताना है से एक अल्फा कण और एक बीटा कण निकलता है। तो जब इससे एक अल्फा कण निकलेगा, क्या निकलेगा? एक अल्फा कण। तो जब किसी नाभिक से एक अल्फा कण निकलता है तो उसके परमाणु क्रमांक में 2 की कमी, यानी 92 90 हो जाएगा, और परमाणु द्रव्यमान जो संख्या है उसमें 4 की कमी हो जाती, 234। साथ में यह भी बोला गया है कि एक बीटा कण भी उत्सर्जित होता है। अब इसी से एक बीटा कण उत्सर्जित होता है। क्या उत्सर्जित होता है? एक बीटा कण। और जब बीटा कण उत्सर्जित होता है तो परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाती है और द्रव्यमान संख्या में कोई कमी नहीं होती, कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ये हो जाएगा आपका 91 और x 234 वैसे का वैसे रहेगा। तो प्रश्न में यही बोला गया था कि आप ये बताइए ZXA से अगर निरूपित करते हैं तो Z की वैल्यू क्या होगी, A की वैल्यू क्या होगी। तो Z की वैल्यू ये आ गई और A की वैल्यू ये आ गई। एक हल्का सा जरूर क्वेश्चन था, लेकिन मैंने आप सभी लोगों के लिए इसलिए लिया क्योंकि ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया है। अगला क्वेश्चन मैंने आप सभी लोगों के समक्ष लिया, ध्यान से समझिएगा। एक अल्फा कण V वोल्ट के विभवांतर से त्वरित होकर एक नाभिक परमाणु क्रमांक जिसका Z है से टकराता है। एक कण के नाभिक की निकटतम पहुंचने की दूरी r हो तो सिद्ध कीजिए कि स्मॉल r बराबर। आपको सिद्ध करना, ये भी क्वेश्चन आया है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट।
14.4 बटे में v और z दिया है एंगस्ट्राम में। आपको ये चीज आपको निकालना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, किसी अल्फा कण को अगर v वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है तो उसकी जो गतिज ऊर्जा हो जाएगी k बराबर, आपने सूत्र पढ़ा है क्यू v होता है, कई बार बता चुका हूं। तो आवेश अल्फा कण का होता है 2e और v विभवांतर से त्वरित किया गया तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी 2ev ऊर्जा, या जूल में आप लिख सकते हैं। अच्छा, आप लोगों ने सूत्र पढ़ा है कि जब नाभिक के समीप अल्फा कण पहुंचता है तो उसकी गतिज ऊर्जा जो होती है वो स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है, और स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अल्फा कण गया, अल्फा कण पर आवेश होता है 2e, और नाभिक पर गया, नाभिक पर आवेश जो है वो आपका Ze होता है, पता होना चाहिए आपको क्योंकि उसका परमाणु क्रमांक Z है। और बटे में बीच की जो दूरी हो जाएगी वो आपके नाभिक की त्रिज्या के बराबर हो जाएगी। इसी को आपको सिद्ध करना है। K की वैल्यू आपको दी गई है 2ev, ठीक है, v हटा दीजिए, वोल्ट का कोई कार्य है नहीं, और बराबर ये आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा 2Ze² बटे में r। आपको r की वैल्यू ही तो सिद्ध करना है, तो चलिए भाई सिद्ध करते हैं। r ले आएंगे दूसरे पक्ष में, r को इधर ले आएंगे, और ये हो जाएगा 9 गुणे 10 की पावर 9। 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 9 गुणे 10 की पावर 9, और ऊपर हो जाएगा 2Ze² बटे में हो जाएगा 2e, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, e से एक e कैंसिल हो जाएगा, r बराबर 9 गुणे 10 की पावर 9, और z के स्थान पर z ही रहेगा, e की वैल्यू हो जाएगी 1.6 गुणे 10 की पावर -19। अच्छा, जो ये वैल्यू आएगी वो आपकी किस में आएगी, मीटर में आएगी, तो इसको आप लोग लिख सकते हैं r बराबर 16 9 144 .1 अंक आगे लगा दिया मैंने, इंटू में हो गया z, ओके, और एक गलती हुई, अच्छा, समान विभवांतर v से त्वरित किया गया तो v भी लगा लीजिए, देखो मैं भूल रहा हूं, और जब आप v लगा लेंगे तो यहां से जो v आ जाएगा उधर बटे में आ जाएगा, v बटे में आ जाएगा। इसको मैं भूलते हुए चल रहा था क्योंकि समान विभवांतर v से त्वरित किया गया है तो v आपका आएगा, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान समझिएगा, यहां पर गुणे में 10 की घात 9 और 19 को सॉल्व करोगे -10 हो जाएगा, और मीटर में आएगा, त्रिज्या है, चाहे ये लिख लो चाहे 14.4 Z बटे में v, और ये 10 की घात -10 मीटर होता है 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर। ऐसा प्रश्न सिद्ध करने के लिए बोला गया था। देखिए कितना बढ़िया प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न रिपीट होते ही होते हैं, तो मैंने सोचा आज संपूर्ण फिजिक्स विषय के जो पीछे के 3 चैप्टर हैं जिसमें से सबसे ज्यादा थ्योरी और सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल आता है, इन्हीं प्रश्नों को क्यों ना समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा डर तो आपको इसी में लगता है। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन मैं आप सभी लोगों के समक्ष एक और ले रहा हूं, इसको रब कर दो भाई, चलिए इसको रब कर देते हैं। आज की क्लास का अगला प्रश्न है, हमने देखा कई बार बोर्ड एग्जाम में परमाणु और नाभिक वाले चैप्टर से एक क्वेश्चन आता है कोणीय संवेग निकालने के लिए। कोणीय संवेग निकालने के लिए कई बार आ चुका है। एक उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा दी गई है, तो एनवी कक्षा में मैं आपको बता चुका हूं, एनवी कक्षा में जो ऊर्जा का सूत्र होता है उसको लिखते हैं En से। En बराबर होता है 13.4 माइनस का बटे में n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इन्होंने कहा है कि जो ऊर्जा है वो आपकी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, बराबर -13.4 बटे में n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोनों पक्षों में कैंसिल होगा, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, n² इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा 13.4 बटे में 3.4, काटेंगे ये 4 बार जाएगा, n बराबर √4 की वैल्यू आ जाएगी 2। n की वैल्यू, ये मुख्य क्वांटम संख्या की वैल्यू 2 आ गई। आपसे प्रश्न में बोला गया है कि कोणीय संवेग निकालिए, तो लिखेंगे नाउ एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग, कोणीय संवेग J बराबर होता है mvr, और mvr को लिखते हैं nh/2π। ये बहुत सामने बताया था कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में गति कर सकते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज हो। तो ये J बराबर हो जाएगा n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपने निकाली 2, h की वैल्यू 6.6 गुणे 10 की घात -34, और 2π 2 × π की वैल्यू 3.14। इसको आप सॉल्व तो कर ही सकते हैं, बहुत लोग मात्रक नहीं लिख पाते हैं। देखिए आपको बता दें nh/2π जो ये पूरा सूत्र है, इसमें n का कोई मात्रक नहीं, 2π का कोई मात्रक नहीं, जो प्लांक नियतांक का मात्रक जानता होगा वो लिख लेगा। प्लांक नियतांक का मात्रक होता है जूल सेकेंड। बताइए भाई,
था अगला क्वेश्चन बढ़िया कि नहीं था? चलिए भाई, तो इसी तरीके से देखिए मैंने अच्छे अच्छे प्रश्न आप सभी लोगों के समक्ष आज लिए थे, और भी मैंने क्वेश्चन लिया आप सभी लोगों के समक्ष, जो कि बहुत ज्यादा एग्जाम में देखने को मिला है। चलिए इसको भी आप लोगों को यहाँ पर हम सॉल्व करा देते हैं। अगला है कि एक प्रोटॉन और एक अल्फा कण समान विभवांतर से त्वरित किए जाते हैं। अगर प्रोटॉन और अल्फा कण जो है समान विभवांतर से त्वरित किए जाते हैं तो प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? ईवी, और अल्फा कण की जो गतिज ऊर्जा हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? अल्फा कण पर आवेश होता है 2ev। ये किस सूत्र से मैंने लगाया? चूंकि हम लोगों ने पढ़ा है के बराबर होता है Q इंटू में V, या विभवांतर वाली सूत्र से W बराबर QV पढ़ा कि नहीं? तो W कार्य को गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के रूप में बदला जा सकता है, इसीलिए के बराबर हमने लिखा। अब प्रश्न में कह रहा है कि P और अल्फा, प्रोटॉन और अल्फा कण से संबंधित तरंग दैर्ध्यों का अनुपात निकालिए। तरंग दैर्ध्य चूंकि आप लोगों ने पढ़ा डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य बराबर होता है H बटे में √2 mk। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? अगर नहीं पढ़ा है तो क्या ही पढ़ा है। अब अल्फा प्रोटॉन की बात करें तो ये हो जाएगा लैम्डा पी, ये हो जाएगा mp, ये हो जाएगा kp, मतलब प्रोटॉन के लिए हो जाएगी गतिज ऊर्जा, इसको मान लेंगे समीकरण 1। तथा अल्फा कण की बात करेंगे लैम्डा अल्फा बराबर H बटे में √2m अल्फा के अल्फा, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। इन्हीं दोनों का रेशियो निकालने के लिए बोला गया है, तो समीकरण 1/2 से समीकरण 1 को 2 से भाग कर दो तो ऊपर हो जाएगा लैम्डा पी, नीचे हो जाएगा लैम्डा अल्फा, H से H कैंसिल हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा √2m अल्फा के अल्फा, नीचे हो जाएगा √2mp kp, √2 से √2 कैंसिल, लैम्डा पी बटे में लैम्डा अल्फा बराबर। अगर मैं यहां पर बात करूं तो आपसे प्रश्न में पूछा गया था कि P और अल्फा से संबंधित तरंग दैर्ध्यों का अनुपात आपको निकालना है। और क्वेश्चन में देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, ये दिया गया है कि K अल्फा और K P की वैल्यू आप रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा m अल्फा बटे में MP। अभी एक आपको बात बताएंगे, अल्फा और प्रोटॉन के द्रव्यमान में भी एक रिलेशन होता है। K अल्फा की वैल्यू जो है वो 2ev है, और अगर मैं उसकी बात करूं Kp की तो ev है। EV से EV तो कैंसिल हो जाएगा। और आप लोगों को बता दें कि जो अल्फा कण का द्रव्यमान होता है, किसका द्रव्यमान? अल्फा कण का द्रव्यमान यहां पर प्रश्न में नहीं दिया गया है, मुझे प्रश्न में ढूंढना था, तो मैं आपको बता दूं कि जो अल्फा कण का द्रव्यमान होता है वो 4 गुणे प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, मतलब प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है। उस वैल्यू को यहां पर रखोगे तभी रेशियो आएगा, अदरवाइज फिर द्रव्यमान के पदों में आएगा। और क्वेश्चन में ये रेशियो आपको नहीं दिया गया है। ये नहीं दिया गया है कि जो अल्फा कण का द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है। तो ये हो जाएगा लैम्डा पी बटे में लैम्डा अल्फा बराबर, देखिए लैम्डा अल्फा के स्थान पर लिख सकते हैं 4 गुणे mp, और नीचे आपका mp है ये प्रोटॉन का द्रव्यमान, ऊपर आपका 2 बचा हुआ है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट नीचे हो गया कैंसिल, mp से mp कैंसिल, लैम्डा पी बटे में लैम्डा अल्फा बराबर आपका हो जाएगा 4 तो अंडर रूट से बाहर निकल आएगा, या आप इसे √8 लिख सकते हैं बटे में 1, या इसे 2√2 भी लिख सकते हैं अनुपात 1। ये आपका आंसर होगा प्रोटॉन और अल्फा कण के तरंग दैर्ध्यों का अनुपात। मानते इस बात को कि नहीं मानते? 2√2 अनुपात 1 होगा। ये बात प्रश्न में नहीं दी गई थी, इसलिए मैंने अगले प्रश्न से ढूंढ के आपके सामने लिखा है, ठीक है। एक प्रश्न मैंने अगला प्रश्न लिया था तो उसको नहीं लेंगे क्योंकि उसमें यही रिलेशन पूछा गया था। तो मेरी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। आज की इस क्लास में जो लास्ट के पीछे के 3 चैप्टर थे उनके बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल आप लोगों को हमने बताया। बाकी प्रयास करेंगे नेक्स्ट क्लास में अभी जो चैप्टर रह गए हैं वो आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। जैसे वेव ऑप्टिक्स रह गया, रे ऑप्टिक्स रह गया है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के भी कुछ क्वेश्चन ले लेंगे, नेक्स्ट क्लास में आपको ले लेंगे, ठीक है। चलिए भाई, क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।